सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है कक्षा 10वीं का पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, और जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हम पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था। गोपाल चंद्र जो इनके पिता थे वे काफी संपन्न परिवार से थे, काफी संपदा थी उनके पास। लेकिन ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जब अल्पायु में थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने छोटी आयु से ही ग्रंथ इत्यादि लिखना प्रारंभ कर दिया तथा अपने जो पिता की संपत्ति थी संपूर्ण उसको लोक सेवा में और साहित्य के कार्यों में लगा दी। इसके अलावा इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की, हाई स्कूल की। वह हाई स्कूल आज भी बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है, चल रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखी जाए तो इन्होंने कुल 175 रचनाएं लिखी, जिनमें प्रमुख रही है कृपुर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, अंधेर नगरी इत्यादि इनकी प्रमुख रचना रही है। इसके अलावा एक बात और थी इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में एक बात और देखने को मिली, वह था इनकी रचनाएं हमेशा हास्य और व्यंग्य से परिपूर्ण रहती थी। किसी भी समस्या का, किसी भी परिस्थिति का जब ये वर्णन करते थे तो अपने हास्य और विनोद स्वरूप में उसका वर्णन करते थे। और इनकी रचनाओं में अधिकांशतः इन्होंने तत्सम, तद्भव इत्यादि से युक्त शब्दावली का भी खूब प्रयोग किया है। और कहीं कहीं पर व्यंग्य भाषा, हास्यपूर्ण भाषा, मनोद इस प्रकार की जो भाषा विरोध पूर्वक, उन सब का समावेश इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अब देखिए इनका हम पाठ देखते हैं, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। नाम से स्पष्ट है कि एक अद्भुत, अद्भुत का मतलब होता है अनोखा, और अपूर्व का मतलब जैसा कभी पहले नहीं हुआ हो। इस प्रकार के स्वप्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या है इस पाठ में, पहले उस पाठ का सार हम देख लेते हैं। तो इस पाठ में प्रस्तुत निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का विनोद प्रिय प्रवृत्ति का एक प्रतिनिधि उदाहरण है। विनोद प्रिय अर्थात उनको हंसी मजाक प्रिय थी, और वही उदाहरण देखे तो ये पाठ उसको भली भांति प्रकट कर रहा है। इन्होंने क्या किया था, उस समय की जो तत्कालीन समाज, तत्कालीन क्या होता है, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय का। किस समय का, जिस समय हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय की समाज की जो व्यंग्यपूर्ण चित्र, उस समय के समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वह भी हास्य और व्यंग्यात्मक शैली के रूप में। देखो अब एक बात आती है सामने कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना नाम, यश प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के यत्न प्रयत्न करता है। आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं, कोई गुंबद बना देता है, कोई अपने इमारतों पे या ऐसे स्थानों पर जहाँ पर वो कुछ सामग्री भेंट करता है उस पर अपना नाम लिखवा देता है। कई प्रकार की ऐसे तरीके, हथकंडे हैं जिनसे व्यक्ति अपने आप को प्रसिद्ध करने की सोचता है। तो उसी श्रृंखला में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो स्वप्न की बात कही थी कि किस प्रकार उन्होंने भी अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए किस प्रकार के तरीके अपनाए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए अनेक प्रयत्न करता है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता और अंग्रेजी शासन की अत्याचार पूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जित हो गया था, तथा शिक्षा पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे। उस समय अंग्रेजों के शासन में स्थिति यह हो गई थी कि बिल्कुल यहाँ पर देखिए धर्मांधता, समाज बिल्कुल गर्त में जाता हुआ जा रहा था। धर्मांधता हो गई, सब लोग अपने स्वार्थ की प्रवृत्तियों पर लिप्त हो गए। इस तरह की प्रवृत्तियां कुछ ज्यादा बढ़ रही थी, और अंग्रेजी शासन जो चल रहा था देश में, उसकी अत्याचार पूर्व तरह तरह के अंग्रेज सरकार भारतीयों पर अत्याचार करती थी। उस व्यवस्था में हमारी पढ़ाई की स्थिति क्या हो गई थी,
शिक्षा की व्यवस्था कैसे बिगड़ चुकी थी। लोग शिक्षा अंग्रेज जिस प्रकार देना चाहते थे उस प्रकार की शिक्षा चल रही थी। वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य है लोगों के हित के लिए काम करना, लेकिन उस तरह की शिक्षा, संस्कारित शिक्षा, इस प्रकार की बातें न होकर के केवल स्वार्थ से वशीभूत होकर के शिक्षा दी जा रही थी। तो यहाँ पर अब एक बात आई थी कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने को अमर करने की क्या योजना बनाई, और हर व्यक्ति अमर होने के लिए क्या क्या करता है वो देखो। एक कहावत के माध्यम से समझाया कि श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत रखोए, कि हे प्राणी अपने प्रत्येक श्वास में केवल हरि का भजन करो। वृथा का मतलब बेकार, श्वास मत खोए, अपने श्वास को बेकार मत खो, अर्थात अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। न जाने यह श्वास को आवन होए न होए, पता नहीं कब इस श्वास का आना होगा या नहीं होगा, इसलिए जब तक श्वास है कुछ अच्छा काम, अपने नाम का, यश का कुछ अच्छा काम कर चलो और प्रभु का नाम बच लो। ये कहावत थी। तो कवि लेखक के मन में भी बात आई कि क्यों न मैं भी अमर होने तो कुछ प्रयास करूं। तो सर्वप्रथम उन्होंने विचारा है कि प्रयास में क्या करना चाहिए मुझे, यह उनके मन में विचार आया कि अमर होने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो पहले सर्वप्रथम उनके विचार आया क्यों न मैं एक देवालय बना लूं। देवालय से तात्पर्य है मंदिर, क्यों न मैं एक मंदिर का निर्माण कर लूं। उन्होंने सोचा मंदिर पे लोग आएंगे और मंदिर ऐसे प्रसिद्ध होता है, मेरे नाम से मंदिर होगा तो अपने आप ही प्रसिद्ध नाम हो जाएगा। जैसे आपने भी देखा होगा, कई नाम सुने होंगे, बिड़ला मंदिर, तो बिड़ला का नाम प्रसिद्ध हो गया। उसी प्रकार इन्होंने सोचा कि क्यों न मैं भी एक मंदिर बना दूं। लेकिन अचानक इनके मन में विचार आया कि जिस प्रकार की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति देश में चल रही है, उस शिक्षा पद्धति को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भविष्य में लोग उस शिक्षा को प्राप्त करके मंदिर की तरफ कदम भी रखेंगे, अर्थात कोई मंदिर की तरफ मुंह भी उठा करके नहीं देखेगा, ऐसी स्थिति। और जब मंदिर की तरफ व्यक्ति जाएगा ही नहीं, उधर पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर क्या अमर होगी, फिर मंदिर बनाने का उद्देश्य तो सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उस विचार का भी त्याग कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा में तो देवालय और इस प्रकार की बातों का कोई संस्कार और धार्मिक प्रवृत्ति जागृत कर दे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता अंग्रेजी शिक्षा में। तो उन्होंने सोचा ये मुझे अमर करने में सार्थक सिद्ध नहीं होगी। फिर दूसरा विचार क्या आया उनका, दूसरा विचार आया कि क्यों न मैं पुस्तक की रचना करूं, क्यों न मैं पुस्तक की रचना करूं, क्योंकि पुस्तक लिखूंगा तो पुस्तक घर घर में पहुंचेगी, लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो पुस्तक कभी नष्ट होती नहीं है, और मैं ऐसे ही अमर और प्रसिद्ध हो जाऊंगा और मुझे यश प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरे पल इस बारे में उनको क्या विचार है, जिससे पुस्तक बनाने का विचार उनको गलत लगा, सही नहीं लगा। तो क्या विचार है तो इस पुस्तक रचना में भी उन्होंने देखा कि दुनिया में, संसार में अनेक लोगों ने श्रेष्ठ पुस्तकें लिखी, अनेक लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान जन हैं जिन्होंने भी पुस्तकें लिखी है। परिणाम क्या हुआ, उनकी पुस्तकों पे भी काटे चाटी, अर्थात उनकी भी कोई कमियां निकालना, उनकी बुराइयां करना, उनकी आलोचना करना, ये कुछ लोगों की प्रवृत्ति रही है। इसलिए पुस्तक लिखूंगा और लोगों की इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाएगी कि उसमें भी उनको कांटे नजर आने लग गए, कि लोग उसको भी चैन से नहीं चलने देंगे, तरह तरह की निंदा करेंगे, उसकी व्यंग्य करेंगे, आलोचना करेंगे। तो ये जो मेरा उद्देश्य है यश कमाने का, वह कहीं अपयश में नहीं बदल जाए। ऐसा सोच करके उन्होंने सोचा ये पुस्तक बनाने का विचार भी कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, इसको भी रद्द कर दिया। पहला क्या विचार किया, देवालय बनाने का। देवालय बनाने का विचार क्यों कैंसिल किया, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा नीति ऐसी चल रही है कि भविष्य में जाकर के कोई देवालय में दर्शन करने के लिए भी नहीं जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि छोड़ो इसको। दूसरा विचार क्या किया, पुस्तक रचना का। लेकिन पुस्तक रचना में भी उन्होंने देखा कि जिस तरह की प्रवृत्ति चल रही है काटा छाटी की, अर्थात बुराई करने की, आलोचना करने की, अच्छी से अच्छी रचना, चाहे वो खुद लिखना नहीं जानता हो लेकिन आलोचना करना जरूर जानता है, वो ये प्रवृत्ति होती है।
खुद से कुछ नहीं आता, लेकिन दूसरे की आलोचना करना अवश्य आता है। एक छोटे से प्रसंग से मैं इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या हुआ। देखो बच्चों, एक बार एक मूर्तिकार ने एक श्रेष्ठ मूर्ति बनाई, श्रेष्ठ मूर्ति बनाई और सबसे कहा कि इस मूर्ति में, उसको चौराहे पर रख दी। चौराहे पर रखने के बाद में सबसे यही कहा गया कि इस मूर्ति पर जो भी कमियां है, उस मूर्ति पर जो भी कमियां उस मूर्ति में, उस पर निशान लगा जाओ। सही कहा, उस मूर्ति के वहां पर जहां कमियां नजर आए वहां पर निशान लगा दो। तो रख के चले गए चौराहे पे। दूसरे दिन आकर के देखा तो क्या पाया उन्होंने? दूसरे दिन आकर के देखा तो सारी मूर्ति पर केवल निशान ही निशान नजर आ रहे थे कि यहां भी गलती, यहां भी गलती, यहां भी गलती है। तो मूर्तिकार ने सोचा, क्या वास्तव में मैंने इतनी खराब मूर्ति बनाई? क्या मूर्ति में कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जो सही हो? क्योंकि पूरी मूर्ति पे निशान लग रहे थे। तो उन्होंने दूसरे दिन पत्रकार, उस मूर्तिकार ने क्या सोचा, उस मूर्ति को साफ करके और पुनः चौराहे पर रखी और उसके नीचे लिख दिया कि इस मूर्ति पर, इस मूर्ति में कृपया जो भी कमी हो उसको स्पष्ट रूप से बता करके जावे, उसमें क्या सुधार हो सकता है, अन्यथा इस पे इसको सही बता जाए। तो यहां पर देखा कि दूसरे दिन जब उसने आके मूर्ति देखी तो मूर्ति पर कोई चिन्ह नहीं लगा। चिन्ह लगाने क्यों नहीं लगा? क्योंकि चिन्ह लगाने का मतलब था कि उसमें क्या कमी है वह भी बताना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कमी हर कोई निकाल सकता है, लेकिन उस कमी की पूर्ति कौन कर सकता है या कैसे की जाए ये किसी से नहीं आता। आलोचना तो किसी की भी करवा लो, लेकिन उस आलोचना को सही कैसे किया जाए, उसके बदले में क्या कार्य किया जाए, वो किसी से नहीं आता। तो इसने उन्होंने सोचा कि पुस्तक में भी इस प्रकार की आलोचना और ये सबका सामना करना पड़ेगा और कहीं यश अपयश में नहीं बदल जाए, ऐसा सोच करके उन्होंने पुस्तक बनाने का विचार भी रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब क्या विचार आया? क्यों न एक पाठशाला का निर्माण किया जाए। अंत में क्या विचार आया? क्यों न एक पाठशाला का निर्माण कर दिया जाए, पाठशाला स्थापना विद्यालय। और उन्होंने देखा विद्यालय में सबसे अच्छा काम होगा, एक तो शिक्षा की शिक्षा मिलेगी बालकों को, और शिक्षा के साथ साथ जब विद्यालय चलेगा तो यश, नाम और कीर्ति, प्रसिद्धि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो उस प्रकार की बात सोच करके उन्होंने विद्यालय निर्माण का निर्णय लिया ताकि यश, कीर्ति मिल सके। ऐसा सोच करके उनको लगा कि विद्यालय निर्माण करना ही उचित होगा, देवालय और पुस्तक निर्माण करने से कुछ नहीं होगा। अब विद्यालय निर्माण करने में जब विद्यालय की सोची तो विद्यालय की सोचते ये थोड़ी है कि विद्यालय की स्थापना करनी है, व्यवस्था भी करनी है, अध्यापक भी चाहिए, विद्यालय भवन निर्माण के लिए पैसे भी चाहिए और उसमें पढ़ाने के लिए अध्यापक भी चाहिए, अन्य कई प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यालय के लिए चाहिए होती है। तो उन्होंने क्या सोचा, तो किस प्रकार विद्यालय की स्थापना की, पैसों का इंतजाम किस प्रकार किया, कौन कौन से शिक्षक रखे और कौन कौन से शिक्षकों की क्या क्या विशेषता रही, ये सारी बातें हम इस पाठ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए और नियमित रूप से जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसको अध्ययन करिए और संपूर्ण पाठों का एक साथ मैंने प्लेलिस्ट में भी व्यवस्थित कर रखा है, वहां जाकर के भी आप अध्ययन कर सकते हैं। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। अब अगले वीडियो में हम पाठशाला निर्माण में क्या क्या बाधाएं आई, क्या क्या टीचरों की, अध्यापकों की व्यवस्था की गई, व्यवस्थाओं, उन अध्यापकों की क्या क्या विशेषताएं, इन सब की जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए